पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारतीय फौज की खुफिया एजेंसी रा दोनों 1965 की जंग के बाद से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। इस दौरान कभी एक का पल्ला भारी हो जाता है तो कभी दूसरे का, लेकिन 1999 एक ऐसा साल था जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को अपनी सबसे बड़ी कामयाबियों और नाकामियों का सामना करना पड़ा। यानी इस वर्ष आईएसआई ने रा को नीचा दिखाते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की तो रा ने आईएसआई से भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। याद रहे 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 22 रोजा जंग फैसला कुन नतीजे के बगैर खत्म हो गई थी। इस जंग में इंडिया को बरतरी हासिल जरूर थी, लेकिन इसके पास ये खुफिया मालूमात मौजूद नहीं थी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की किस हद तक कमी है। कहा जाता है कि 22 सितंबर 1965 को जिस दिन जंग बंदी का ऐलान हुआ तब पाकिस्तान का तकरीबन तमाम असलहा खत्म हो चुका था और इसे 24 घंटे के बाद लड़ने के काबिल नहीं रहना था। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबराह शंकरन नायर अपनी किताब में लिखते हैं कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने वजीर दिफा यशवंत राव चौहान को इतला दी कि फौज ने पाकिस्तान पर फैसला कुन फतह इसलिए हासिल नहीं की कि हमारे पास दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि ये मालूमात इकट्ठी करने की जिम्मेदारी IB के नाअहल जासूसों को दी गई थी। इस तनकीद का एक नतीजा ये निकला कि इंडिया ने एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा कायम करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क से बाहर इंटेलिजेंस जमा करना थी। रा का क़याम 21 सितंबर 1968 को हुआ और रामेश्वर नाथ काऊ को इसका पहला सरबराह बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी ISI 1948 में ही कायम हो चुकी थी। इसके बानी एक ऑस्ट्रेलवी निजात बरतानवी फौजी अफसर मेजर जनरल रॉबर्ट काउथम थे, जो तब पाक फौज में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। उस वक्त ISI में तीनों मुसल्लह अफवाज से अफसरान शामिल किए गए थे, यानी ISI उम्र में रा से 17 साल बड़ी है। ऐसे में दोनों एजेंसियों का मुआवजा करना फितरी है। रा के साबिक सरबराह विक्रम सूद अपनी किताब दी एंडिंग गेम में लिखते हैं, अगर दोनों एजेंसियों का मुआवजा किया जाए तो रा के पास गिरफ्तारी का हक नहीं है। ये ना तो आधी रात को गिरफ्तारी के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और न ही रा मुल्क के अंदर जासूसी करती है, जबकि ISI ये सब करती है। उनके बकौल रा मुल्क के वजीर आजम को जवाबदेह है, जबकि ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। हालांकि कागज पर यह दिखाया गया है कि वो वजीर आजम को रिपोर्ट करती है। रा के एक और साबिक सरबराह AS दिलत कहते हैं कि ISI के साबिक सरबराह असद दुरानी हमें कहा करते थे कि आपके रा वाले हमसे ज्यादा होशियार हैं। हमारे यहाँ आने वाले ज्यादातर फौजी होते हैं, ज्यादा शोर मचाते हैं और काम कम करते हैं। मैं खुद भी ये अंदाजा लगाता हूँ कि हम ISI से कम नहीं। पाकिस्तान में भी मुझसे यही सवाल पूछा गया। मैंने जवाब दिया कि ISI बहुत बड़ी एजेंसी है, काश में इतनी बड़ी एजेंसी का चीफ होता। रा और ISI के दरमियान मुकाबले की कई कहानियां मशहूर हैं। रा के साबिक सरबराह शंकरन नायर अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि 1960 और 70 की दिहाइयों में खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे वली खान लंदन में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। वो भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे और भुट्टो पाकिस्तान के नए वजीर आजम बने थे। वो इंदिरा गांधी को सियासी और इखलाकी हिमायत का पैगाम देना चाहते थे। मुझे इनसे मिलने को कहा गया। नायर लिखते हैं, ये मुलाकात किसी और मुल्क में होनी थी क्योंकि लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाना भी उन पर नजर रखे हुए था। मैं पहले लंदन और फिर वहां से डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन गया। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने अपने पीछे मेज पर कुछ लोगों को उर्दू बोलते हुए सुना। मुझे शुबा था कि वो लोग ISI के एजेंट हैं। मेरा शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब वो लोग नाश्ता छोड़कर राहदारियों में मुझे और वली खान को ढूंढने लगे। नायर ने फौरन मुलाकात की जगह बदली और वली खान को इसकी पसंदीदा मिठाई KC दास के रसगुल्लों का एक टीन पेश किया, जिससे वो बहुत खुश हुए। इंडिया वापस आने के बाद नायर ने वली खान का पैगाम वजीर आजम इंदिरा गांधी को दिया, लेकिन 1999 में रा की तब सख्त बदनामी हुई जब खटमंडू से एयर इंडिया के एक जहाज को हाई जैकिंग के बाद काबुल पहुंचा दिया गया और राह वालों को इस मंसूबे का कानो कान इल्म ना हो पाया। इस हाई जैकिंग के बाद इंडिया को 3 खतरनाक पाकिस्तानी इंतहा पसंदों को रिहा करना पड़ा, जिनमें से मौलाना मसूद अजहर ने बाद में जैश मोहम्मद की बुनियाद रखी और जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी दस्तों पर बड़े दहशतगर्द हमले किए।
یاد رہے کہ ہائی جیکرز کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے تب کے راہ چیف مسعود اظہر، شیخ احمد عمر سعید اور مشتاق احمد زرگر کو اپنے طیارے میں سری نگر سے دہلی لائے، جہاں سے وزیر خارجہ جسونت سنگھ انہیں اپنے ساتھ قندھار لے گئے اور وہاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کی ایک بڑی ناکامی یہ رہی کہ جب جہاز کو ری فیولنگ کے لیے امرتسر اتارا گیا تو وہاں پر کمانڈو آپریشن کرنے کی بجائے اسے دوبارہ اڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ سارے واقعات بھارت میں حال ہی میں ریلیز نیٹ فلیکس سیریز میں بھی دکھائے گئے ہیں۔ جس طرح 814 طیارے کو امرتسر سے اڑنے اور لاہور تک پرواز کی اجازت دی گئی، اس پر راہ کافی تنقید کی زد میں رہی۔ تاہم بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے 1999 کی پاک بھارت کارگل جنگ میں پاکستان سے بہتر کارکردگی دکھائی اور یوں بھارتی فوج کو اس جنگ میں واضح برتری حاصل ہو گئی، جس کے بعد پاکستان کو جنگ رکوانے کے لیے امریکہ کی مدد لینا پڑی۔ تاہم اس سے پہلے ہزاروں پاکستانی جوان کارگل کی پہاڑیوں میں مارے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ راہ کا جاسوسی نیٹ ورک پاکستانی فوجی جوانوں کی پوزیشن کے بارے میں بروقت اور صحیح معلومات دے رہا تھا۔ پاکستان میں اس جنگ کو آپریشن کوہ پیما جبکہ انڈیا میں آپریشن وجے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ کارگل کی چوٹیوں پر قبضے کا پاکستانی منصوبہ دراصل مشرف کے ذہن کی اختراع تھی۔ اس منصوبے میں جنرل مشرف کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کے جنرل عزیز، ٹین کور کے جنرل محمود اور جنرل جاوید حسن شامل تھے، جو امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے اور سب سے زیادہ پرجوش تھے۔ بنیادی منصوبہ یہ تھا کہ کارگل کی بلند چوٹیوں پر سردیوں میں قبضہ کر لیا جائے۔ یہ سوچا گیا کہ چونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اس لیے انڈیا سخت رد عمل نہیں دکھائے گا۔ اس کے بعد جب پاکستان پر دباؤ پڑے گا اور دنیا مداخلت کرے گی تو پاکستان کشمیر کے تصفیے کا مطالبہ دے گا۔ پاکستانی فوجیوں نے کارگل میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، مگر انٹیلیجنس صفر اور پلاننگ ناقص ترین تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس جنگ کا منصوبہ بنانے والے خود کبھی کارگل گئے نہیں تھے۔ لڑنے کا منصوبہ 10 دن کا تھا لیکن انہیں 50 دن تک لڑنا پڑ گیا۔ چونکہ بھارتی افواج چوٹیوں پر بیٹھی تھی اس لیے ہزاروں پاکستانی جوانوں کی جانیں چلی گئیں۔ پاکستان کی پسپائی بعد میں وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان مزید تلخیوں کا سبب بنی، جو 12 اکتوبر 1999 کو فوجی بغاوت پر منتج ہوئیں اور اس کے بعد جنرل مشرف کے طویل دور اقتدار کا آغاز ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔